तो कौन सा राज छुपा था डायरी में जिसने गरिमा के पूरे वजूद को हिला के रख दिया। आइए देखते हैं कहानी में क्या है। मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरी ज़िंदगी को यूं बर्बाद करके रखा। मैं तुम्हारे बाहुपोश के लिए तो दूर, प्रेम भरे शब्दों के स्पर्श के लिए भी तरसती रही। हर रोज़ गरिमा आदित्य को कुछ ना कुछ सुनाती, पर आदित्य के कान पर तो जैसे जूं ही ना रेंगती थी। अब गरिमा ने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वह इस बात का पता लगा कर रहेगी। आदित्य और गरिमा पति पत्नी होने के बावजूद एक साथ क्यों नहीं हैं? आखिर क्या बात है? इतना कहने पर आदित्य उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इसलिए गरिमा ने आदित्य के जाने के बाद उसके कमरे की तलाशी ली और जब उसे डायरी हाथ लगी, ये डायरी उन दोनों की शादी के बाद आदित्य ने खुद लिखी थी। गरिमा ने डायरी पढ़नी शुरू की। अब जैसे ही उसने डायरी पढ़नी शुरू की, उसके 4-5 पन्ने पलटने के बाद ही गरिमा ने कुछ ऐसा लिखा देखा कि उसे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उसकी तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसकी सांसें थमने लगी थी। उसका पति तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू स्टोरी। मर्द हो तुम, मर्द होने कदम भरते हो। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? क्या फ़र्ज़ अदा किया पति होने का? बताओ तो सही। पत्नी हूँ तुम्हारी, क्या समझ रखा है मुझे? अबला? हाँ, अबला ज़रूर हूँ, लेकिन तबला नहीं जिसे जैसे चाहे जब चाहे बजा दो। मैं चुप नहीं रहूँगी। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद करके रखा। मैं तुम्हारे बाहुपोश के लिए तो दूर, प्रेम भरे शब्दों के स्पर्श के लिए भी तरसती रही। लेकिन नहीं, मेरी ज़रूरत ही नहीं तुम्हें। तुम्हें तो बस काम से मतलब है, सिर्फ काम से। मैं तुम्हारी खिदमत करती रहूं बस। मैं हर एक भावना, हर एक पल, सब कुछ तो छोड़ आई अपने मायके की दहलीज पर। एक नई उमंग, एक नई सोच, एक नई भावना के साथ तुम्हारे घर में कदम रखा, लेकिन आज तक इन सारी चीज़ों से वंचित रही। क्यों? क्यों किया तुमने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़? बोलो, बोलो आदित्य, बोलो। मैं सुनना चाहती हूँ। क्यों चुप हो? चुप्पी तोड़ोगे अपनी? नहीं तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे घर के सारे सुख चैन छीन लूँगी। मुझे विवश मत करो। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी गरिमा। पति रूप खड़ूस पुरुष पर कोई असर ही नहीं हुआ इसका। वह कमरे से निकल पड़ा था। गनीमत थी कि उस समय घर के सारे लोग कहीं गए हुए थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वह दम से सोफे पे बैठ गई। वह सोचने लगी, आदित्य आखिर कुछ बोलता क्यों नहीं? मैंने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन उसके कान में तो जूं तक नहीं रेंगी। इसने शादी की ही क्यों? बहुत सारे प्रश्नों में उलझी गरिमा शून्य में देखे जा रही थी। मैं क्या करूं? किससे अपनी परेशानियों को कहूं? माँ से? नहीं नहीं, माँ से नहीं कहूँगी। कितनी परेशान हो जाएगी माँ। सासू माँ से भी अभी नहीं पूछूंगी। मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब आदित्य को ही देना होगा। गरिमा ने अपने रिश्ते के बारे में ससुराल या मायके कहीं भी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वह अपने आप से बातें कर रही थी। मैं तो इस घर में अपनी हर जवाबदेही को पूरा करती हूँ, एक अच्छी बहू के रूप में जो सास ससुर की हर ज़रूरतों का ख्याल करे, भाभी जो ननंद देवर के लिए तत्पर खड़ी रहे, पत्नी के रूप में सिर्फ काम वाली। क्या वजूद है मेरा? क्यों आई हूँ इस घर में मैं? मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं। मेरा तो सवाल उससे है जो मुझे ब्याह के इस घर में पत्नी के रूप में ले आया। आज तक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे बीच मन का फासला है, शब्दों का फासला है और तन का फासला है। फासला ही तो था हम दोनों के बीच, कोई नज़दीकियाँ नहीं थी। मन होता था चिल्ला चिल्ला कर पूछूं, क्यों शादी के बंधन में बंधे, और बंधकर भी तो हम बंधे नहीं। क्या मायने इस शादी के? शादी के बंधन के बाद पति पत्नी एक दूसरे को बांधते नहीं, स्वतः बंध जाते हैं। आदित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। गरिमा सोच रही थी कि कहीं ऐसा न हो किसी लड़की से चक्कर हो। आदित्य की शादी तो नहीं कर ली है इसने, जहाँ ये नौकरी करता है? ढेरों प्रश्नों के साथ गरिमा घिरी हुई थी। वह खुद इन प्रश्नों के तह तक जाना चाहती थी। एक दिन मौका मिलते ही गरिमा ने आदित्य के कमरे की अलमारियों को, बक्सों को और सारे ही सामान को एक एक करके देखना शुरू किया। कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। वह सच्चाई जानने के लिए बेचैन थी। न दिन को उसे चैन आता था, न रातों को उसकी नींद थी। एक दिन उसे एक छोटी सी डायरी हाथ लग गई।
जो उसकी शादी के बाद लिखी गई थी। शादी के तीसरे दिन वह जॉब पर चला गया था। जाने के दूसरे दिन ऑफिस में उसे चक्कर आया और जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा था। ऑफिस का दोस्त ही सामने खड़ा मिला। एक हॉस्पिटल में बेड पर था। ऑफिस का दोस्त सामने खड़ा मिला। आदित्य के पूछने पर उसने बताया कि वह बेहोश हो गया था। उसी ने आदित्य को एडमिट कराया था। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, उसने कहा। बताया डॉक्टर ने, आदित्य ने पूछा। उसके दोस्त ने कहा, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है याददाश्त चली जाए या आंखों की रोशनी। जैसे कि डॉक्टर ने बताया है, परेशान न हो दोस्त, सब ठीक ही होगा, उसने ढांढस बताया। आगे आदित्य ने डायरी में लिखा था, मैं घर आया लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताया। दवा छुपाकर खा लेता था। मैंने माँ, पापा, गरिमा या किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने लिखा था, मैं तुम्हें कैसे बताऊं गरिमा कि ज़िंदगी कौन सा रंग दिखाएगी। मैं तुमसे दूर दूर रहने लगा हूँ। मैं तुमसे दूर दूर रहने लगा हूँ जिससे कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में तड़पने के लिए छोड़ दूँ। मुझे माफ़ कर देना गरिमा। तुम्हें प्यार ना दे सका। मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। यदि आंखों की रोशनी चली गई तो कैसे देख पाऊँगा तुम्हें। मैं बहुत चाहता हूँ। पढ़कर गरिमा खूब रोई। स्वयं को संभालने के बाद गरिमा ने आदित्य से उसकी डायरी चोरी से पढ़ने की बात बताई और अपने हाथों में उसका हाथ देकर बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मुझे तुम्हें। यदि आंखों की रोशनी चली भी गई तो मैं अपनी आंखों से सारी दुनिया दिखाऊंगी। ऑपरेशन हुआ और करिश्मा देखो, आंखें सही सलामत थीं। गरिमा आदित्य के सामने खड़ी हो डबडबाई आंखों से पूछा, तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हमारी कहानी को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।